तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे त्रिविमीय ज्यामिति का भाग 3। तो इसे 3D ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक मिनट। ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध। तो अभी पिछले भाग में हम दिक् कोसाइन पढ़ चुके हैं कि दिक् कोसाइन क्या होते हैं। तो आज हम उनके बीच में क्या संबंध होता है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। जैसे मुझे एक बिंदु दी गई है और दूसरी बिंदु दी गई है, तो अगर मैं दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ तो उसके दिक् कोसाइन क्या होंगे। तो आज हम ये दोनों को कवर करेंगे। और चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं रेखा के दिक् कोसाइनों में संबंध। ठीक है। तो इसे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक रेखा आर एस की दिक् कोसाइन एल एम एन है। तो एक रेखा मैंने ये बना दी है, आर एस। ठीक है, आर एस रेखा बना दी है। इसके दिक् कोसाइन मैंने माने एल एम और एन। ठीक है, अब आगे देखेंगे। मूल बिंदु से दी गई रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए और इस पर बिंदु पी एक्स वाई जेड लीजिए। जैसे लीजिए यह बिंदु मेरी मतलब कहीं से भी जा रही है, लेकिन मुझे यह से मूल बिंदु से पार निकालना है। ठीक है, तो मूल बिंदु को मैंने ओ मान लिया। ओ क्या क्या है? 0 0 0, 0 0 0। तो यहाँ से मुझे कैसे, मैंने बोला था कि एक मुझे सदिश दी गई है, तो उसे कहीं भी हम बिल्कुल उसी दिशा में ले जा सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने इसी देखिए इसी दिशा में इसको नीचे नीचे रख दिया। जैसे मैंने इसे नीचे रखा, यह मेरी मूल बिंदु से जाने लगी। यह मूल बिंदु जाने लगी तो मैं इस सदिश को यहाँ पर भी रख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बिंदु पी एक्स वाई जेड मान ली है। तो यह रही पी बिंदु, क्योंकि एक्स वाई जेड मैंने मान ली है। ठीक है, लीजिए। तो पी से एक्स अक्ष पर लंब पी ए खींचिए। आकृति 11.2, आकृति 11.2 हमें यही दी गई है। पी से एक्स अक्ष, जैसे देख लीजिए मैं ऐसे बताता हूँ। तो यह मुझे मैंने एक सदिश ली है, यहाँ पर पी बिंदु है और यह रहा हमारा एक्स अक्ष, यह होगा वाई अक्ष। तो पी से एक्स अक्ष पर जब मैं एक बिंदु खींचता हूँ तो यह हो जाएगा, इसको मान लिया मैंने ए। और आपको पता ही होगा कि वो रेखा हमारी एक्स अक्ष से कितने दूर है, उसको मैं एक्स मानूंगा। तो यह हो जाएगा एक्स। ठीक है। और एक्स और रेखा जो भी हमें सदिश दी गई है उसके और एक्स अक्ष के बीच में जो भी कोण होता है उसे अल्फा कहते हैं। और बाई अक्ष और रेखा के भी सदिश के बीच में जो भी कोण होता है उसे बीटा कहते हैं। और वो सदिश और जो जेड अक्ष के बीच में कोण होता है उसे गामा कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा को भी आपको ध्यान रखना है। तो यह एक्स हो जाएगा, यह अल्फा हो जाएगा। और इस बिंदु को मैंने ए मान लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पी ए और जो ओ है, यह कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यह 90 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इससे हम क्या निकालने वाले हैं। तो ओपी अगर आर है तो ओपी क्या है, सबसे पहले यह देखेंगे। ओपी, ओपी हमारी यह सदस्य है, इसको मैंने आर मान लिया है। ठीक है, आर मान लिया है। और अगर कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या है? तो मैंने माना था इस एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण को अल्फा माना था। ठीक है, जैसे मैंने इसको एक साधारण त्रिभुज बना के दिखा दिया है, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया है। ठीक, अल्फा मान लिया है। और कॉस क्या होता है? कॉस होता है मेरी, कॉस हो जाएगा एक्स भागे आर। तो यहाँ से सीधे सीधे कॉस अल्फा का मान निकल आया। कॉस अल्फा का मान क्या निकल आएगा? कॉस अल्फा का मान निकल आया एक्स भागे आर। ठीक है। और इसी प्रकार बाई बराबर एम आर और जेड बराबर एन आर, यह कैसे निकाल दिए, चलिए इन्हें भी देखते हैं। और इसको जैसे कॉस अल्फा क्या था हमारा? एल। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान कैसे आ जाए, एक्स का मान क्या आ जाएगा जब मैं आर को एल से गुणा कर दूंगा, तो यह हो जाएगा आर गुणा एल। तो यहाँ से एक्स का मान सीधा सीधा आ गया एल आर। ठीक है, एल आर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि बाई बराबर एम आर और जेड बराबर एन आर कैसे निकला। इसी तरह मैंने मान लो ये ए सदस्य है, मुझे यह सदस्य दी गई थी, उदाहरण बनाता हूँ। ठीक है, यह सदस्य दी गई है और यह मेरा जेड अक्ष है। ठीक है, यह बिंदु पी है। जेड अक्ष और सदिश के बीच में जो भी कोण होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे गामा बोलता हूँ। ठीक है, गामा बोल दिया। और यहाँ से जब मैं
कोई भी लाइन, मान लो यहाँ पर मैंने कोई भी लाइन खींच दी, जिसे मैंने ए बोल दिया, ठीक है, फिर से ए बोल दिया। और यहाँ से मैं फिर से कॉस कॉस गामा निकालूंगा। तो कॉस गामा क्या होता है? कॉस गामा होता है अपना बेस। बेस हो जाएगा हमारा ज्यों कहते हो जेड, ठीक है, क्योंकि यह जेड अक्ष से हमारी दूरी है, ठीक है। और इसको ज्यों कहते हो हम आर मान लेंगे। तो कॉस गामा हमारा क्या हो जाएगा? जेड बटा आर, ठीक है। और कॉस गामा क्या होता है? कॉस गामा आपको पता ही होगा, एल एम एन एन होता है, ठीक है, जो कि हमारे देख कोसाइन है। यहाँ से एन बराबर आ जाएगा जेड बटा आर, और जेड बराबर आ जाएगा एन आर, ठीक है। तो अब हमने जेड भी निकाल लिया है और एक्स भी निकाल लिया है, ठीक है। एक्स तो जेड हम निकाल चुके हैं। अब हम बाई निकालेंगे। बाई निकालने के लिए भी हम यही ऐसे ही करेंगे, जैसे मैंने यह एक मान लिया है और यह एक हमारी सदिश है, ठीक है, यह सदिश है, यह ये बिंदु हमें पी दी गई है, ठीक है। इससे मैं मान लूं मुझे बाई अक्ष दिया गया है, तो इससे मैं बाई अक्ष पर एक बिंदु, इसे फिर से ए मान लूंगा, ठीक है। ए बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण पे एक लाइन बना दी है, ठीक है। यह बिंदु में यह कोण मेरा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बीटा, ठीक है, बीटा हो जाएगा। वह मुझे आर पहले से दिया गया हो। इस बार मैं अगर cos बीटा निकालूंगा, cos बीटा निकाला तो वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा मुझे, यह ऑब्वियसली मेरा बाई है, ठीक है, क्योंकि बाई बिंदु कितने दूर है मेरे? 0 0 0 से, यह बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा बाई बटा आर। cos बीटा मुझे क्या दिया गया था? cos बीटा मुझे दिया गया था एम, ठीक है। एम बराबर हो जाएगा गामा बटा आर, तो गामा बराबर हो जाएगा एम आर, ठीक है। इतना हम देख चुके हैं। तो यहाँ से मैंने एक्स बराबर एल आर, बाई बराबर एम आर और एन जेड बराबर एन आर निकाल दिया है। अब इन तीनों के बीच में संबंध कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या किया, एक्स की घात दो जोड़ बाई की घात दो जोड़ जेड की घात दो, इन तीनों को जोड़ दिया। तो इसके क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने एल आर लिया, इसकी घात दो कर दिए, फिर एम बाई बराबर क्या दिया गया है मुझे? एन आर एम आर, एम आर की घात भी मैंने दो कर दी, ठीक है। इसके बाद मुझे दिया गया है एन आर, एन आर की घात भी दो कर दी। यह मेरा क्या है? यह मेरा है एल स्क्वायर जोड़ एम, एम की घात दो जोड़ एन की घात दो, यह ठीक है। यहाँ से आप तीन देख सकते हैं कि तीनों में एल 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 एक समान है। तो मैं एल और ऊपर की घात भी लगी हुई है, तो एल को एल सॉरी आर 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 तीनों में बराबर है, तो आर तीनों को मैं बाहर ले लूंगा। आर तीनों का मैंने बाहर ले लिया है। अंदर बचेगा मेरे पास क्या? एल स्क्वायर जोड़ एम की घात दो जोड़ एन की घात दो, ठीक है, यह बच जाएगा, ठीक है। तो यह मेरे पास जो भी एल एम एन आया था, लिख लीजिए, यह हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे मैंने बता दिया गलती से, यह हो जा यह था मेरा एक्स की घात दो जोड़ बाई की घात दो जोड़ जेड की घात दो के बराबर, ठीक है। तो यह मेरा आप देख सकते हैं कि सदिश है, जो कि मेरे पास सदिश दी गई है, उसको उसका हम जब निकालते हैं तो उसमें हम वर्गमूल कर देते हैं, लेकिन इसमें वर्गमूल नहीं किया। तो यह मेरी आर की घात दो के बराबर है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं आर की घात दो और आर की घात दो को काट दूंगा, तो एल एल की घात दो जोड़ एम की घात दो जोड़ एन की घात दो, यह हो जाएगा मेरा एक के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल की घात दो जोड़ एम की घात दो जोड़ एन की घात दो एल के बराबर है। और यह भी देख सकते हैं कि एक्स की घात दो जोड़ वाई की घात दो जोड़ जेड की घात दो, यह हमें आर स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। अगर इस पर वर्गमूल चढ़ा होता तो यह केवल आर के बराबर होता, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से मुझे एक सीधा सीधा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए आगे वाले भागों में बहुत ही काम में आने वाला है, एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर वन, ठीक है। इसको हमें जरूर याद रखना है, ठीक है, इसको एक तो याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उनके दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए, इसको हम ऐसे देखेंगे। मेरे पास मान लो एक बिंदु यह दी गई है और दूसरी बिंदु यह दी गई है, तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने जब मिला दिया, इसके कोऑर्डिनेट थे मेरे
X1 Y1 Z1, इसके हैं X2 Y2 और Z2। जब मैंने दोनों बिंदु को मिला दिया तो इनके दिक् कोसाइन क्या होंगे, तो चलिए ना देखेंगे। क्योंकि दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अद्वितीय होती है, ठीक है। इसलिए दो दिए गए बिंदु पी, पी होगा हमारा X1 Y1 Z1। तो इस बिंदु को मैं पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। और क्यू X2 Y2 Z2 से गुजरने वाली रेखा के दिक् कोसाइन को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आकृति 11.3, तो 11.3 हम अभी देखेंगे। तो मान लीजिए कि रेखा पी क्यू दिक् कोसाइन एल एम एन है। जो भी हमारी पी क्यू रेखा है ये, उसके दिक् कोसाइन हमने मान लिया है, जो कि एल एम एन है, उन्हें हम निकालेंगे। और यह एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ कोण अल्फा बीटा गामा बनाते हैं। तो एल एम एन आपको पता ही होगा कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा, बाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो यह समझ गए होंगे। अब हम उस आकृति को देखेंगे। तो यह रही मेरे पास वो आकृति, आकृति को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान लीजिए पी और क्यू, उसको यहाँ पर तो मान लीजिए पी और क्यू से लंब खींचिए जो एक्स वाई तल को आर तथा एस पर मिलते हैं। तो यह मेरे पास पी क्यू सदिश दी गई थी। इससे मैंने एक्स वाई तल हमारा यह हो जाएगा। जितना भी रीजन मुझे दिया गया है एक्स वाई तल ही है, ठीक है। तो एक्स वाई तल पे मैंने एक लंब खींच दी, ठीक है। पी क्यू से एक्स, पी से खींची मैंने आर पर और क्यू से खींची एस पर। तो आर और एस एक लंब खींची है मैंने एक्स वाई तल पर। तो पी से एक अन्य लंब खींची है जो क्यू एस को एन पर मिलता है, ठीक है। पी से मैंने एक लंब खींची जो क्यू क्यू एस मुझे एक सदिश निकल आई है जो कि हमारी एक्स वाई तल पर मिलता है। तो पी से मैंने क्यू एस पर एक और सदिश खींच दी जो कि एक और लंब है, ठीक है, जो कि एन पर मिलती है। अब समकोण त्रिभुज पी एन क्यू, तो पी एन क्यू जो कि मुझे एक त्रिभुज मिल गया है, उसमें पी क्यू एन निकालना है। तो मुझे पी क्यू एन निकालना है, ठीक है, जो कि हमारा गामा है। पी क्यू एन हमारा गामा कैसे हुआ, जैसे कुछ इस तरह दिया गया है, ठीक है। तो यह है मेरा क्यू, यह है मेरा पी, यह है मेरा एन। इसमें पी क्यू एन यह मेरा गामा कैसे हो रहा है, क्योंकि यह जो भी कोण बना रहा है वह बाई अक्ष के साथ बना रहा है। देख लीजिए आप, इस साइड बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष से जितना भी नीचे आएगा वह हमारा गामा कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अब समाकोण पी क्यू एन, हम पी क्यू एन निकालेंगे। तो पी क्यू एन कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए मुझे पी क्यू और एन दी गई है। तो मुझे ऊपर का कोण दिया, क्या दिया गया है, गामा। तो आप देख सकते हैं कि मान लो मेरे पास, देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, एक लाइन ऐसे दी गई है, दूसरी लाइन उसके बिल्कुल सीधी समझ लीजिए एक ही दिशा में है, और एक लाइन अगर बीच में ऐसे जाए तो यह कोण, मान लो मैंने अल्फा माना तो यह कोण भी अल्फा हो जाएगा। यह कोण मान लो मैंने बीटा माना तो यह कोण भी बीटा हो जाएगा। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी गामा हो जाएगा, यह भी गामा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यह सब समझ में आ गया होगा। चलिए अभी से आगे देखेंगे, ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस गामा में कैसे निकला, कॉस गामा निकल आएगा एन क्यू बाई पी क्यू, ठीक है। एन क्यू बाई पी क्यू कैसे निकला, ठीक है, इसे मैं दोबारा बना देता हूँ, पी क्यू एन। तो यह रहा मेरा पी, यह है मेरा क्यू, यह है मेरा एन, और पी क्यू एन, ठीक है। और यह हो जाएगा मेरा गामा, ठीक है, यह गामा हो जाएगा। और गामा मेरा क्या है, गामा है मेरा जितना भी जो अक्ष वो जो सदिश है वो जेड अक्ष के साथ कोण बना रही होगी, वह मेरा गामा हो जाएगा। तो कॉस गामा कैसे निकलेगा, कॉस गामा मैंने निकाल लिया। कॉस गामा निकलेगा, देखिए, क्यू एन बटा पी क्यू से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस लाइन को मैं जब इससे भाग कर दूंगा तो कॉस गामा निकल आएगा। तो क्यू एन मतलब एन क्यू बटा पी क्यू, ये मेरा कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस गामा कैसे आएगा, पी क्यू मेरा क्या है, पी क्यू है
तो जो मुझे सदस्य दिए गए थे वही मेरे पी क्यू है। जैसे एक एक बिंदु थी पी, दूसरी बिंदु थी क्यू। ठीक है। तो यहाँ से एन क्यू मेरा सीधे सीधे निकल आएगा, जो कि होगा जेड 2 घटक जेड 1। जेड 2 - जेड वन मेरा एन क्यू निकल आएगा। इसी तरह मैं कॉस अल्फा और कॉस गामा भी, कॉस बीटा भी निकाल सकता हूँ। तो कॉस अल्फा हो जाएगा x2 - x1, और कॉस बीटा में y2 - y1 आ जाएगा। पी क्यू तीनों के नीचे एक साथ रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से मेरे कॉस अल्फा जो कि x2 - x1 भागे पी क्यू, और कॉस बीटा जो कि y2 - y1 डिवाइड बाई पी क्यू, और कॉस गामा जो कि Z2 - Z1 डिवाइड बाई पी क्यू आ गया था। तो यहाँ से अतः बिंदु P x1 y1 z1। तो बिंदु P जो कि थी हमारी x1 y1 z1, और Q जो कि थी हमारी x2 y2 z2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू को दिक् कोसाइन। तो उसके दिक् कोसाइन हमारे कैसे निकलेंगे? तो यहाँ से मैंने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों निकाल लिए हैं। ठीक है। तो मेरे कॉस अल्फा क्या निकला था, जो कि था x2 - x1 डिवाइड बाई पी क्यू। तो यह हो जाएगा मेरे एल के बराबर। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा जैसे। ठीक है। तो मेरा, एक सेकंड यार। ठीक है। तो मेरा एल था कॉस अल्फा के बराबर, तय हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तय हो जाएगा इसके बराबर। फिर मेरा एम हो जाएगा इसके बराबर, कॉस बीटा के बराबर। और एन हो जाएगा कॉस गामा के बराबर। ठीक है। तो एल एम एन मैंने निकाल लिया। देखिए x2 घटक x1 डिवाइड बाई पी क्यू भागे पी क्यू, y2 - y1 भागे पी क्यू, Z2 - Z1 भागे पी क्यू मेरे दिक् कोसाइन आ जाएंगे। तो यहाँ से दिक् कोसाइन निकल आए हैं। अब आप सोचेंगे कि दिक् रेशियो जो कि मुझे दिए गए थे उनको कैसे निकालना है, तो उसके लिए मुझे तीसों नीचे से पी क्यू हटा देने हैं। तो पी क्यू हट जाएगा तो मेरे दिक् रेशियो आ जाएंगे x2 घटक x1, y2 घटक y1, Z2 घटक Z1। अब यहाँ से पी क्यू कैसे निकलता है? जैसे देखिए, यह मुझे बिंदु पी दी गई है, यह बिंदु मेरे पास क्यू है। ठीक है। तो पी बिंदु मेरे पास क्या थी? x2 y2 z2। और क्यू बिंदु क्या दी गई थी, जो कि थी x1 y1 z1। तो यहाँ से मेरी पी क्यू क्या निकलेगी, पी क्यू निकलेगी x2 घटक x1 का वर्ग। ठीक है। इसी तरह मैं y2 घटक y2 का वर्ग, और बाय Z2 घटक Z1 का वर्ग, इन तीनों का जब वर्ग निकाल के मैं उनका वर्गमूल कर दूंगा तो पी क्यू आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से पी को भी मैंने निकाल लिया है कि पी क्यू का परिमाण क्या होगा। ठीक है। तो आज के लिए मैंने दिक् कोसाइन के जो भी दिक् अनुपात हैं और दिक् कोसाइन है, उन सभी में क्या संबंध होता है वो पढ़ा दिया है। तो आज आगे हम पढ़ेंगे, तो आगे मैं एक टिप्पणी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उदाहरण 2 और उदाहरण 1 भी हम उसमें करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।